नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स में अपन ने एक यूनिट पूरी कर ली है, ठीक है, स्थिर विद्युत की। अभी उस सीक्वेंस में दूसरी यूनिट है, लेकिन सिलेबस के अनुसार ये आपकी यूनिट 6 है। सिलेबस के अनुसार ये आपकी यूनिट 6 है। बाकी अपन जिस हिसाब से चल रहे हैं उसमें अपनी ये दूसरी यूनिट स्टार्ट हुई है, ठीक है। पहले अपन ने क्या पढ़ी? स्थिर विद्युत की। फिर अपन पढ़ेंगे आज विद्युत धारा, ठीक है। तो आपको पता है, जैसा कि अपन हर बार कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका पूरा एनालिसिस होता है कि कब कौन से टॉपिक से सवाल पूछा गया था, ठीक है, इस बार किससे सवाल आ सकता है, क्या चीजें हो सकती है, अपन सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट 6 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इस टॉपिक में कौन कौन से है, मतलब जो ये विद्युत धारा वाला टॉपिक है उसमें कौन कौन से सब टॉपिक है। एक तो है किरचॉफ नियम, किरचॉफ या किरकॉफ, कोई भी लिखो, अपने को इतना शब्दों पे नहीं जाना है, ठीक है। मतलब किरचॉफ हिंदी में आपके सिलेबस में कहीं किर कॉप भी है, ठीक है, और जो भी है, ठीक है, उससे अपने को इतना लड़ना नहीं है। तो ये किरचॉफ नियम ये है। दूसरा टॉपिक बनता है व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। तीसरा मीटर सेतु, और चौथा बनता है विभव मापी। क्या बनता है चौथा? विभव मापी। अब अगर यदि इनको जो लैब असिस्टेंट के अब तक 4 पेपर हुए हैं, 2022 के 2 पेपर और 2016 और 18, तो उन 4 पेपर के हिसाब से देखा जाए तो कब क्या हुआ, किससे सवाल पूछा गया, वो मैंने यहां आपके सामने रख दिया है। देखो 2016 की बात करें, 2016 में जो किरचॉफ का नियम है उससे 2 सवाल आए। किरचॉफ के नियम से 2 सवाल आए। व्हीट स्टोन सेतु, इससे 1 सवाल पूछा गया, और मीटर सेतु, इससे 1 सवाल पूछा गया, ठीक है। 2016 में टोटल 4 सवाल पूछे गए, टोटल 4 सवाल पूछे गए, ठीक है। बात क्लियर? मतलब 2016 में इन्होंने विभव मापी से सवाल नहीं पूछा, 2016 में विभव मापी सवाल नहीं पूछा। फिर बनता 2018 का पेपर। 2018 का पेपर बना तो इन्होंने देखा भाई साहब पिछली बार विभव मापी से सवाल पूछा ही नहीं गया था, तो अब की बार पूछ लेते हैं। विभव मापी से 3 सवाल पूछ लिए। यही होता यही है। मतलब आपको सिलेबस से भटकना नहीं है। फालतू की चीजें आप क्या करते हो, फालतू की चीजें पढ़ लेते हो यार। वो देखो सिलेबस में कुछ जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको नहीं छोड़ना है, बाकी बाहर की चीजें वो छोड़ दो, उसको कोई जरूरत, जो लिखा है वो तो पढ़ना ही है। बच्चों ने क्या किया होगा 2018 में, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी किया होगा, अरे यार विभव मापी से सवाल ही नहीं आया था, पिछली बार भी नहीं पूछा गया था, क्या ही पढ़ना, किरचॉफ का नियम पढ़ लेते हैं, व्हीट स्टोन सेतु पढ़ लेते हैं, मीटर सेतु पढ़ लेते हैं। भाई साहब 3 सवाल पूछ लिए, ठीक है, 3 सवाल पूछ लिए, चैप्टर गया, ये चैप्टर ही गया आपके, तो जो पढ़ के नहीं गया उसकी, ठीक है। हाँ, तो इन बातों का ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये भी टोटल कितने सवाल हुए? 4 सवाल। ये भी टोटल कितने सवाल हुए? 4 सवाल, ठीक है। अब 2022 की बात करें, 2022 के फर्स्ट पेपर में किरचॉफ के नियम से 2 सवाल, ठीक है। इन्होंने व्हीट स्टोन सेतु से कोई सवाल नहीं पूछा गया, मीटर सेतु से 1 सवाल बना दिया, और विभव मापी से 1 सवाल बना दिया। ये टोटल 4 सवाल, ठीक है। यहां मोस्टली न्यूमेरिकली आते हैं, ये न्यूमेरिकली है सारे, ठीक है। इनमें सिर्फ ये विभव मापी से जो 3 सवाल पूछे गए 2018 में, उन 3 में से 2 सवाल थ्योरेटिकल टाइप में, वो भी ऐसे कि भाई तार किसका बना होता है, क्या चीजें होती है, ठीक है, वो थोड़ा उस टाइप के सवाल 2018 में पूछ लिए गए थे, बाकी न्यूमेरिकली होते हैं। 2022 में देखो तो 1 सवाल जो किरचॉफ का नियम, व्हीट स्टोन सेतु, सेकंड पेपर में 2 सवाल। ये टोटल मतलब ये समझ लो 8, 12, 13, 14 सवाल के आसपास ये आपके विद्युत धारा वाले चैप्टर से पूछ लिया। यानी कि ये समझ लो आप ऑन एवरेज ये मान के चलो कि भाई इस बार भी अपन 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद पूरी करते हैं। एवरेज है, ठीक है, एवरेज 3 तो फिक्स है, 3 फिक्स है, 3 सवाल तो फिक्स आने ही है इस चैप्टर से, ठीक है, और 4 भी आ सकते हैं, 4 भी
आ सकते हैं, ठीक है, 3 तो फिक्स है और 4 भी आ सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना, तो इस चैप्टर को छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, क्लियर। ये तो आपको हो गया बेसिक आइडिया कि भाई विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, उसमें से क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। अब अपन बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर क्या कहता है, चैप्टर क्या कहता है, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं। अपन बात करेंगे, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, थोड़ा समझना मैं क्या बता रहा हूं। विद्युत धारा, अभी पिछले वाला चैप्टर में अपन ने पढ़ा वो स्थिर विद्युत की, क्या पढ़ा था वो, स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की अपन ने क्या किया था, अपना आवेश स्थिर था। अपना जो आवेश है ना, आवेश कैसा था, आवेश स्थिर था। स्थिर विद्युत में अपना कैसा था, आवेश स्थिर था। यहां पर क्या होगा, विद्युत धारा में अपना आवेश कैसा होगा, गतिशील होगा। आवेश बहेगा, आवेश गतिशील रहेगा, ठीक है। स्थिर विद्युत में क्या था, आवेश स्थिर था। यहां पर आवेश क्या है, गतिशील हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, ठीक है। आवेश क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। देखो स्थिर विद्युत में अपन ने क्या किया था, स्थिर विद्युत में अपन ने क्या किया था कि भाई कोई दो आवेश है, उनके मध्य बल लग रहा है या उनके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। उन सभी स्थितियों में अपना जो आवेश की कंडीशन थी वो अपन स्थिर मान के चल रहे थे, वो अपने लिए स्थिर मानी हुई थी। वो अपने लिए क्या होती है कि भाई आवेश स्थिर है, तभी उसको वो बोलते हैं स्थिर विद्युत की। ये एक्चुअली आवेश गतिशील है, मतलब इसको विद्युत धारा को आप ये भी बोल सकते हो कि ये गतिशील विद्युत की है। क्या ये गतिशील विद्युत की है, ठीक है। इसमें अपन सारा दिन किसका करेंगे, जब आवेश गतिशील होगा। अब ये आवेश गतिशील कैसे होगा सर, देखो सिंपल सी बात है कि कोई एक आवेश है, ठीक है, Q1, ठीक है भाई, कोई एक आवेश लिया Q1, ठीक है। अब इस Q1 जो आवेश है, ठीक है, जो Q1 आवेश के कारण कुछ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस साइड या उस साइड विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश Q2 लाया जाए, Q2 अन्य आवेश लाया जाए, अन्य आवेश लाए तो क्या होगा, तो Q2 पर बल लगेगा। भाई इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में अपन को दूसरा आवेश Q2 ले आए तो Q2 पर बल लगेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और Q2 अन्य आवेश लाए तो Q2 पर बल लगेगा, Q2 पर बल लगेगा, ठीक है। अपन ने ये इतनी बात की थी स्थिर विद्युत में, किसने बात की थी, स्थिर विद्युत में। Q2 पर बल लगेगा, तो बल लगेगा वो भागेगा भी तो सही। मान लो वो स्थिर बंधा हुआ है, इस केस में तो अपने क्या था, स्थिर है भाई, फिक्स है। मान लो वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो क्या होगा, आवेश Q2 पर बल लगेगा, तो बल के कारण क्या होगा, आवेश बहेगा। आवेश, बल के कारण आवेश क्या होगा, विद्युत बल के कारण आवेश क्या करेगा, गति करेगा। विद्युत बल के कारण आवेश क्या करेगा, गति करेगा। और इसी आवेश की जो गति है उसको अपन विद्युत धारा के रूप में पढ़ते हैं। इसी आवेश की गति को अपन क्या करते हैं, विद्युत धारा के रूप में पढ़ते हैं। तो बात समझ गए सारी चीजें कि भाई स्थिर विद्युत की क्या है, आवेश स्थिर है। Q1 कोई आवेश मान लिया, उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसमें Q2 अन्य आवेश लाया और Q2 पर बल लगेगा। अपन ने यहां तक बात की थी, ठीक है। अब इसमें अपन आगे बात करेंगे, भाई बल लगेगा तो आवेश जाएगा आगे, ठीक है, वो सब चीजें। और फिर मतलब अपन यहाँ आगे की बात करेंगे, भाई आवेश किस हिसाब से भागेगा। यहाँ आपने कहा आवेश स्थिर था, तो एज ए मतलब स्थिर के रूप में बात कर रहे थे कि यहाँ बल लग रहा है
इधर से तो उत्पन्न हो रहा है, या आवेश भागेगा, या क्या बहेगी, धारा बहेगी, या बात धारा की होगी। बात क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत धारा, आवेश गतिशील, विद्युत बल के कारण आवेश गति करेगा, और आवेशों की जो गति है वही क्या होती है, धारा होती है। ये समझ लो, आवेश की गति, आवेश की जो गति है ना वही क्या आपकी धारा है, वही क्या है, धारा। अभी सब कुछ समझाऊंगा आपको, ठीक है, वही आपकी धारा है, ठीक है। हाँ चलो, अब पॉइंट आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। कि सर जी इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, वो समझते हैं। तो देखो, आपने ये परिभाषा पहले भी पढ़ी होगी, आप 10th क्लास में होंगे तब पढ़ी होगी ना। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि बहने की दर नहीं होती, ठीक है, उसीलिए इसी प्रकार बोलते हैं आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो सिंपल सी बात ये है, जल होता है भाई, विद्युत धारा है, जल धारा है। जल धारा क्या होती है, जल के बहने की दर, ये हुई जल धारा, ठीक है। जल बहता है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जल धारा होगी। उसी प्रकार आवेश बहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्युत धारा। आवेश क्या है, विद्युत है, विद्युत यानी आवेश, तो उसके बहने की जो दर है उसको बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है। तो आवेशों के बहने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। जहां भी दर आता है ना विद्युत धारा का, हमेशा जहां दर आएगा वहां नीचे समय आएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। दर मतलब रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दर मतलब यही होता है, दर यानी कि रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष में किसी चीज की बात करते हैं, ठीक है। तो जो आवेशों के बहने की जो दर है उसको विद्युत धारा कहते हैं, वो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है, और आई क्या है, धारा। आई को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, धारा, ठीक है। क्या बोलते हैं, धारा। ये कौन सी धारा है, विद्युत धारा, ध्यान रखना। अब जैसे कि देखो धाराएं बहुत सारी हो सकती है, जल धारा वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये अपन बात कर रहे हैं विद्युत धारा की कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पे मैं कुछ भी धारा लिखू ना, तो धारा का मतलब ये हुआ कौन सी धारा, ये विद्युत धारा है, ठीक है। हाँ, तो आई इक्वल टू क्या है, धारा, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा जो आई है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक। जो आई हुआ, आई का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर हुआ। बाकी क्यू का मात्रक आपको पता है क्या होता है, कूलाम, और टी का मात्रक सेकंड में समय का, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर को किससे लिखेंगे, ए से। जैसे कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, जब 5 एम्पियर है तो आई इक्वल टू, आई यदि धारा, ये आई किसको बोला, धारा, बराबर 5 का इसका आंकिक मान, ठीक है, और ए क्या है, एम्पियर उसका मात्रक, 5 एम्पियर। 5 ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 5 ए, ठीक है। ये सेम ऐसे ही है जैसे कि अपन बल लिखते हैं ना, फोर्स, बल 5 न्यूटन, बल बराबर 5 न्यूटन, इसका क्या मात्रक है। उसी प्रकार आई धारा है, एम्पियर उसका क्या मात्रक है, एम्पियर उसका क्या मात्रक है। तो एग्जांपल आई इक्वल 5 एम्पियर, ठीक है। इसका जो दूसरा मात्रक होता है, अन्य मात्रक वो क्या होता है, कूलाम पर सेकंड होता है। इसका जो दूसरा मात्रक हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, अन्य मात्रक, वो हो गया कूलाम पर सेकंड। वो क्या हो गया, कूलाम पर सेकंड। सर जी कूलाम पर सेकंड कैसे हुआ, तो देखो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू किस में है, ये किस में होगा, कूलाम में होगा, टी किस में होगा, समय, सेकंड में होगा। कूलाम पर सेकंड, क्यू अपॉन टी, ठीक है, कूलाम पर सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक हमेशा सेकंड में लगता है अपन, ठीक है। हाँ, विद्युत धारा एक अदिश राशि, ये बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बाद में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे कि सिर्फ धारा की आप तो ऐसे बता, दिशा बताते हैं, धारा तार में इस साइड जाएगी, तार में इस साइड जाएगी, फिर क्या धारा सदिश है, अदिश है, तो विद्युत धारा अदिश है, ध्यान रखना। विद्युत धारा अदिश है, विद्युत धारा सदिश नहीं होती, ठीक है। अपन वो तार में अप डाउन जरूर हो सकती, धारा ऊपर नीचे, तार को ऐसे किया तो धारा ऐसे आगे पीछे हो जाएगी चीजें, ठीक है, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती, दिशा डिफाइन नहीं होती, ठीक है। हाँ, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यानी कि
ये सदिश नहीं है, ना ही ये सदिश योग के नियम का पालन करता है। विद्युत धारा क्या करती है? बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है। क्या करती है विद्युत धारा? विद्युत धारा का क्या होता है? जब विद्युत धारा का योग करोगे ना तो क्या होगा? इनका बीजगणितीय योग होगा। क्या होगा? बीजगणितीय योग। ठीक है, सदिश योग नहीं होता भाई। जो सदिश होता है, जो सदिश राशि होती है उसका क्या होता है? सदिश योग होता है। उसका क्या होता है? सदिश योग होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का क्या होता है? बीजगणितीय योग, यानी कि ये क्या है? अदिश राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि धारा में। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। धारा समझ गए? आवेश क्या? मैंने बताया ना कि आवेश हो गई बहने की दर, मतलब किसी कोई जगह है, ठीक है, यहां से सिंपल सी बात है। अब इसको अपन यही बात की ना, ठीक है, ये कोई भी तार है या कुछ भी चीज है, ठीक है, उसमें से क्यों आवेश बह रहा है? उसमें से क्यों आवेश बह रहा है और कितने टी समय के लिए? टी समय के लिए। तो जो इससे बहने वाली धारा होगी ना, धारा डिफाइन होगी, क्या होगी? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कि कितना आवेश बहा और कितने समय के लिए बहा, वो होती है धारा। ठीक है, तो कुल आवेश बटा कुल समय, कितना आवेश कितने समय के लिए बहा, वो होती है धारा। यानी कि अपने को एकांक सेकंड में, जैसे धारा की दूसरी परिभाषा देखे तो एकांक सेकंड में, एक सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा को धारा कहते हैं। ये भी होता है भाई, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अगर टी को एक कर दो, टी को एक कर दो, तो एक सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में बहने वाले, अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिखूं, ठीक है, तो देखो एक सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा को वो विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि समय 1 कर दिया तो Q बराबर I इक्वल टू Q हो जाएगा। करेक्ट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलो एक सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? किसी चालक से 1 मिनट में 60 मिली कूलाम आवेश बहता है। चालक से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। चालक से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। धारा का मान ज्ञात करना, यानी कि I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q आपको क्या दिया? 60 मिली कूलाम। Q क्या दिया? 60 मिली कूलाम। तो 60 मिली कूलाम यानी कि 60 इंटू 10⁻³ कूलाम। आपको यहाँ पे मान किस में रखना होता है? कूलाम में रखना होता है। तो मिली को किस में बदल लिया? 10⁻³ में लिख दिया, 60 मिली कूलाम। ये हो गया 60, यानी कि इसको लिख देंगे 60 इंटू 10⁻³ कूलाम। ये हो गया। ठीक है, बट्टा समय 1 मिनट है तो सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 60 सेकंड। 60 सेकंड। ठीक है, अब देखो 60 से 60 ये हो गया कैंसल। ठीक है, 60 से 60 हो जाएगा कैंसल। तो 10 की घात -3, 10 की घात -3 एम्पियर। 10 की घात -3 एम्पियर। अभी 10 की घात -3 को क्या लिख सकते हो? मिली लिख सकते हो। ये मिली है, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर। अतः I इक्वल क्या आ जाएगा? I इक्वल आ जाएगा 1 मिली एम्पियर।
I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। करेक्ट, समझ में आ गया? चलो बढ़ते आगे। अब बात करते हैं आवेशों का प्रवाह। ये आवेशों का प्रवाह होता कैसे है, आवेशों का प्रवाह होता कैसे, क्या चीज है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत बेसिक जो नॉलेज वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छी चालक धातु वगैरह इन सब की अपन बात करते हैं। आवेशों का प्रवाह, तो आवेशों का प्रवाह में दो चीजें होती है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। तो आवेशों का प्रवाह किसी का भी हो सकता है, धनावेश का भी हो सकता है और ऋणावेश का भी हो सकता है, ठीक है। तो आवेशों का प्रवाह, धनावेशों का प्रवाह या ऋण आवेशों का प्रवाह, जो आवेशों का प्रवाह होता है वो क्या होता है, धन आवेशों का प्रवाह या ऋण आवेशों का प्रवाह, ठीक है। धन आवेशों का प्रवाह या ऋण आवेशों का प्रवाह, ये हो जाएगा आपके आवेशों का प्रवाह। मतलब उसमें आवेश कौन से भी हो सकते हैं, धन आवेश या ऋण आवेश। अब देखो बात ये, अपन इस चैप्टर में जो बात करेंगे ना वो ऋण आवेश की बात करेंगे। अपन इस चैप्टर में जो बात करेंगे, अपनी जो सारी बात घूमेगी, धन आवेश की बात कहाँ करेंगे, अपन जब अर्धचालक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां बात करेंगे। यहां अपने सारी बातें होगी ऋण आवेशों का प्रवाह। या जो पूरा चैप्टर किसके ऊपर टिका हुआ है, ऋण आवेशों का प्रवाह। ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। जो विद्युत धारा वाला पूरा चैप्टर है वो किस पे टिका हुआ है, ऋण आवेशों का प्रवाह। ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का बहना, ठीक है। और इसी पर आपका पूरा का पूरा विद्युत धारा का चैप्टर है, इसी पर आपका पूरा का पूरा विद्युत धारा वाला चैप्टर है, ठीक है। विद्युत धारा वाला चैप्टर है इसी पर, ठीक है। जो ऋण आवेशों का प्रवाह है वो ऋण आवेश क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो होती है विद्युत धारा, वो होती है विद्युत धारा, ठीक है। धनावेशों का प्रवाह वो भी विद्युत धारा होती है, लेकिन अपन इस विद्युत धारा वाला चैप्टर में जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, उसकी बात करेंगे, ठीक है। चालक पदार्थों में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है। देखो आपको बताओ, कुछ पदार्थ होते हैं चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो अर्धचालक तो छोड़ दो, वो अपन बाद में बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। वैसे अर्धचालक क्या होता है, चालक और कुचालक के बीच का होता है, ये समझ लो एक मानने के साथ, ठीक है। बाकी चालक क्या होता है, चालक पदार्थों में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है। चालक क्या होते हैं, जिनमें आवेश आसानी से बहते हैं। आवेश आसानी से बहते हैं यानी कि धारा आसानी से बहती है, ठीक है। जबकि जो अचालक होते हैं उनमें आवेश आसानी से नहीं बहते, ठीक है। उनमें अचालक या कुचालक में आवेश आसानी से नहीं बहते, ठीक है। तो चालक पदार्थों में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, जबकि जो अचालक होते हैं उनमें प्रवाह आसानी से नहीं होता। लिख लेना ये चीजें, ठीक है। मैंने पहले नहीं लिखवाया, अचालक या कुचालक बोलो, अचालक या कुचालक बात एक ही है। तो अचालक या कुचालक में आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता, ठीक है। तो चालक पदार्थों में आवेशों का प्रवाह क्या होता है, आसानी से होता है। और जो धातु है वो सबसे अच्छा चालक होता है। धातु होता है ना वो सबसे अच्छा चालक होता है। क्यों, क्योंकि धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकती है, आराम से जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको मुक्त कर सकती है। ये होता है भाई, धातु क्या कर सकती है, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है, आराम से अपने जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको मुक्त कर सकती है। तो धातु क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। धातु सबसे अच्छा चालक होता है क्योंकि धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए धातु सबसे अच्छा चालक होता है। चालक जो बोले वो क्या होता है, धातु। अब धातु बहुत सारी होती है, धातु बहुत सारी होती है। तो मैंने आपने लिखा है सबसे अच्छी चालक धातु, टॉप 5। ये टॉप 5 है, टॉप 5, टॉप 5 जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो मैंने आपको लिखवाया है। तो देखो सबसे ज्यादा जो चालक है वो क्या होगी, चांदी। सबसे ज्यादा जो चालक धातु वो क्या होगी, चांदी। इसमें अपने जो धारा है, जो अपनी सप्लाई जो करंट है, धारा आसानी से बहती है। धारा क्या होती है, बहुत आसानी से बहेगी। फिर उससे थोड़ी कम तांबा, थोड़ा कम क्या था उससे तांबा, फिर सोना, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम और फिर ये। तो एक्चुअली में ये इनका सीक्वेंस है। अब आप कहोगे कि सर जब चांदी इतनी अच्छी चालक है तो तार चांदी के क्यों नहीं बनाए जाते। भाई चांदी के तार बनाओगे तो फिर इंडिया का क्या होगा, ठीक है। आप सारी चांदी फिर तार में ही काम ले लोगे, ठीक है। तो चांदी बहुत महंगी होती है, चांदी बहुत महंगी होती है। तो आपने कभी चांदी के तार तो देखे नहीं होंगे,
भाई चांदी के तार में, हाँ किसी ऐसा कोई देख लिया होगा टुकड़ा तार वाला, लेकिन उसमें कोई विद्युत धारा बहती हुई है, भाई आपने घर में कहीं चांदी का तार फिट किया हो जिसमें धारा बहती हो, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये चांदी और सोना इनको तो कभी काम में नहीं लिया गया, इनको तो कभी काम में लिया ही नहीं गया है, क्योंकि ये तो बहुत महंगा होता है यार, इनमें धारा बहेगी कैसे भाई, इनमें धारा बह जाएगी, लेकिन आप बहाओगे कैसे, आपके पास इतनी चांदी होनी चाहिए, तांबा सॉरी सोना होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत महंगे हैं, तो चांदी और सोना इसको तो काम में लिया नहीं गया था। तांबे के तार बहुत बने थे, अभी भी अपने घर पे वगैरह पुराने तार बहुत सारे तार तांबे के। ठीक है, प्योर, पहले स्टार्टिंग में तो ये प्योर कॉपर, प्योर तांबे के तार बनते थे, प्योर तांबे के तार। ठीक है, प्योर तांबे के तार बनते थे, फिर बाद में भी तांबा भी महंगा है, तांबा भी महंगा है, और फिर दूसरी चीजें और भी है। ठीक है, कुछ और भी चीजें होती है, समस्या होती है, जिनकी वजह से मतलब क्या होता है, बाकी भी धातु उसमें मिलाई जाती है ताकि तार मतलब बिल्कुल पक्का बने। भाई अपने को धारा भी बहानी है, ताकि तार को मजबूती भी देनी है, तो मजबूती देने के लिए भी कुछ और इसमें पदार्थ मिक्स कर लेते हैं। तो आजकल जो है तार है वो, उसमें तांबा तो होता ही है, तांबा है, एल्यूमिनियम वगैरह सारी चीजें मिक्सअप में होती है। ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग में प्योर तांबे के तार होते थे, प्योर तांबे के तार, वो हालांकि तांबे वाला तार ऐसे ऐसे करके टूट जल्दी जाता था। ठीक है, लेकिन धारा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हो, बहुत बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में सवाल आया है, बहुत बार आया है। ठीक है, कि 4 दे दिए कि सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, सबसे अच्छी है चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना। ठीक है, चांदी तांबा सोना, चांदी तांबा सोना। ठीक है, चांदी तांबा सोना, सिल्वर कॉपर गोल्ड, मैंने आपको लिखा है क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी दे देगा आपको ऑप्शन में सिल्वर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, तो सिल्वर कॉपर और गोल्ड, सिल्वर कॉपर और गोल्ड, तो सबसे ज्यादा चालक कौन, सिल्वर है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। बात क्लियर? चलो, तो ये होगी सबसे अच्छी चालक धातु। और आजकल जो तार बनते हैं वो किसके बनते हैं, चांदी तांबा, तो उसमें आएगा नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा होता है। ठीक है, उसमें सॉरी चांदी और सोना तो आएगा नहीं, क्या आएगा उसमें, तांबा आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, और कुछ बाकी सारी चीजें मिलाई जाती है, जिससे अपनी जो सारी जो तार जिस प्रकार का होना चाहिए वो सारी चीजें पूरी हो जाती है। ठीक है, हाँ बात क्लियर? तो ये हो गया आवेशों का प्रवाह। तो बात समझ गए, कहने का मतलब कि अपन जो बात करेंगे ना वो किसकी करेंगे, ऋण आवेश की करेंगे। जो भाई धनावेश से बहता है उसको भी धारा ही बोलेंगे, लेकिन अपन जो बात करेंगे किसकी करेंगे, ऋण आवेश की, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं धातु की, जो तांबे के तार वगैरह उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो ऋण आवेश बहता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वो अपने विद्युत धारा, और उसी की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो एक सवाल आपके सामने है आज ये न्यूमेरिकल, किसी तांबे के तार से 4 माइक्रो एम्पियर, कितनी है, 4 माइक्रो एम्पियर की धारा 2 मिली सेकंड तक बह रही है, ज्ञात करो तार से प्रवाहित आवेश, तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों निकालना है। ये कह रहा है कि भाई तार से कितना आवेश बह रहा है और तार से कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, वो भी आपको निकालना है। ठीक है, तांबे का तार है, धातु है, तो इसमें धारा किसकी वजह से बहेगी, आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से बहेगी। तो देख लो, तार से प्रवाहित आवेश, तो आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, Q इक्वल टू हो जाएगा ये I इंटू टी, और जो I है, I कितनी है, 4 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो यानी कि 10 की घात माइनस 6 इंटू टी, 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मिली, यानी क्या हो गया 10 की माइनस 3, 2 ये लिख दिया। तो अपन ने इसको किसमें लिया, एम्पियर में लिया है, इसको सेकंड में लिया है। ठीक है, ये कितना हो गया,
4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, और ये हो जाए 10 की घात -9, 10 की घात -6 और 10 की घात -3, 10 की घात -9, ये क्या हो जाए कूलाम, इसमें हो जाए कूलाम में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कूलाम में, करेक्ट। अब आपको निकालना है तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने बताया भाई I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी कि जो आवेश बहेंगे, जो आवेश बहेंगे वही क्या है, धारा, ठीक है। तो आवेश बहेंगे तो यानी कि क्या बहेगा, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कितने बह रहे हैं, तो कुल आवेश कितना बहा, कुल आवेश क्या है, इतना बहा। तो आपको पता Q इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो एक्चुअली N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। भाई कुल आवेश में आप क्या कर रहे हो, कुल आवेश में इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो देखो 8 इंटू 10 की घात -9, और उसका क्या होता है आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, ठीक है, बात क्लियर है। तो अब देखो ये अपने जो आंकिक मान लिया है, वैसे इसका जो आवेश नेगेटिव में होता है -1.6, लेकिन अपने यहाँ आंकिक मान लिया क्योंकि अपने को संख्या निकालनी है इसकी, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8 में 1.6 का भाग दो, 16.80 5 बार, और ये 10 की घात -19 जाएगा ऊपर, यानी कि ये क्या है 10 की घात -9 प्लस ये 19 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 की घात 10, यानी कि ये बन गया 5 इंटू 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन 2 मिली सेकेंड में इस तांबे के तार से गुजर रहे हैं, और वो कुल मिला के क्या कर रहे हैं, 4 माइक्रो एम्पीयर की धारा बना रहे हैं, ठीक है। 2 मिली सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन, 2 मिली सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन इस तांबे के तार से बह रहे हैं, और वही इलेक्ट्रॉनों का बहना, वही जो इलेक्ट्रॉन बहे वो क्या बना रहे हैं, धारा बहा, उसको बोलते हैं धारा, ठीक है। 5 इंटू 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन, बात क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, ध्यान रखना। किसी को आता है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बोर जरूर हो सकते हो, जिनको आता है, नहीं आता वो समझना, हर एक पॉइंट मैं बेसिक से समझाऊंगा, फिर अपन अच्छे लेवल तक जाएंगे, वो आपको पता ही है। आपको जिनको ये केवीएल केसीएल नहीं आता ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, केवीएल केसीएल इतना मस्त सिखा दूंगा कि आज जगह आपको अरे तो इतना सिंपल है, अब मतलब आपको विश्वास तक नहीं होगा कि आप केवीएल केसीएल सीख गए, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से बहुत शानदार तरीके से केवीएल केसीएल वगैरह आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला पॉइंट क्या है, विद्युत बल के कारण धारा बहती है, धारा यानी कि आवेशों का बहना, ठीक है। तो विद्युत बल के कारण धारा बहेगी, धारा बहेगी क्यों, जो आवेश पड़ा तो क्यों बहेगा, कुछ ना कुछ चीजें होती है, सिंपल सी बात है। एक बात बताऊं कि एक मैं आपको मान लो कुछ चीज है, ठीक है, ये कोई समतल है, ठीक है, समतल के ऊपर मैंने रख दिया पानी या पर कुछ बॉल रख दी, गेंद रख दी, ठीक है। तो गेंद रहेगी, ऐसे कैसे रहेगी, उसमें कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने यूं कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या ढाल बन जाएगा, इसका ढाल बन जाएगा, तो वो बॉल क्या होगी, कितनी से चली जाएगी, तो क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है उसको खींच रहा है और वो भाग गई, तो वो बॉल क्यों, बॉल ने गति क्यों की, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम किया, ठीक है। तो यहां पर भी जो आवेश है, आवेश गति क्यों करेंगे, आवेश बहेंगे क्यों, भाई इनको पड़ा आवेश क्यों बहेगा, पर तो ये बताओ, आवेश यदि तार के अंदर पड़ा है तो पड़ा आवेश क्यों बहेगा, क्योंकि जब तक बल नहीं लगेगा तब तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो विद्युत बल के कारण धारा बहती है, यानी कि वो धारा आवेश पड़े बहेंगे तभी बहेंगे जब उसके ऊपर विद्युत बल लगेगा, क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र आएगा, वो विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाएगा और फिर जाके आवेश बहेगा और फिर जाके धारा बहेगी। अगर ऐसे ही अपने आप बहना स्टार्ट होती तो भाई साहब तार का टुकड़ा, यदि कोई रोड पे भी तार का टुकड़ा पड़ा है ना, ठीक है, फिर उसमें आपके वही हो जाता, फिर ये भी यहाँ लग गया, शौक लग गया, झटका लग गया, इसमें आवेश बह रहे हैं,
ठीक है, तो ऐसा नहीं होता अपन कुछ बैटरी अप्लाई करते हैं, वो बैटरी क्या करती है, विद्युत बल लगाती है। बैटरी को अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो बैटरी क्या करती है, विद्युत बल अप्लाई करती है। तो जब भी कोई विद्युत बल होगा तो विद्युत बल के कारण क्या बहती है, धारा बहती है। तो विद्युत बल के कारण धारा बहती है। ठीक है, विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगता है, ये भी सिंपल सी बात है भाई। विद्युत बल आएगा कहां से, जब विद्युत क्षेत्र होगा तब। ठीक है, बिना विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है विद्युत बल क्या होता है, एफ ई क्या होता है, एफ ई क्यू ई, एफ ई क्यू ई। तो इसके ऊपर, इस आवेश क्यू के ऊपर विद्युत बल लगना है, तो लगेगा कब, जब वहां विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र होगा तभी विद्युत बल आएगा। बात क्लियर। ठीक है, तो विद्युत बल के कारण धारा बहती है और विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगता है। तो 2 पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा पॉइंट, चूंकि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, आपको पता है धनावेश पर बल क्या होता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, इसलिए धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में बहते हैं। भाई इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इसलिए क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बहते हैं। ठीक है, चूंकि ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहते हैं। ऋण आवेशों पर जो बल है वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो सारी चीजें आगे अपन इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये पूरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। इसकी दिशा किस साइड है, इस साइड, इस साइड। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड है, इस साइड है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, तो धनावेश पर बल किस साइड लगेगा, धनावेश पर बल इस साइड। धनावेश पर जो बल है वो किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। धनावेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक है, और जो यदि यहां पर कोई ऋण आवेश पड़ा है तो ऋण आवेश पर बल इस साइड लगेगा। ऋण आवेश पर बल इस साइड लगेगा। जो ऋण आवेश पर बल है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो अब देखो, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हुई, ये हुई। विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब देखो किसी विद्युत क्षेत्र में धनावेश इस साइड बह रहा है, ऋणावेश इस साइड बह रहा है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर जी आपने तो क्या कहा कि भाई जो आवेश बहते हैं उसको धारा बोलते हैं, तो धनावेश इस साइड बह रहा है, ऋणावेश इस साइड बह रहा है, तो आवेश जो मतलब जो धारा है, धारा किसको बोलेंगे, देखिए धारा किस साइड बहेगी, ये भी तो एक बात हुई कि सर धनावेश तो इस साइड बह रहा है, ठीक है, ऋणावेश इस साइड बह रहा है, तो धारा के बहने की दिशा कौन सी होगी, तो धारा हमेशा धन आवेशों की दिशा में बहती है। ठीक है, तो देखो धन आवेशों के बहने की दिशा को ही धारा की दिशा माना जाता है। जो धन आवेशों के बहने की दिशा होती है उसको ही धारा की दिशा माना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, स्टार कर दो इसको, जो भी है। चलो मैं स्टार बनाता हूं इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन आवेशों के बहने की दिशा को ही धारा की दिशा माना जाता है। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। धनावेश धारा की दिशा में बहते हैं, धनावेश धारा की दिशा में बहते हैं, ऋण आवेश धारा की विपरीत दिशा में बहते हैं। अब धारा यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या बहेगा, यहाँ पे जो धारा बहेगी ना, एक्चुअली में विद्युत धारा क्या बहेगी, इस साइड बहेगी, इस साइड विद्युत धारा। विद्युत धारा इस साइड बहेगी, तो धनावेश धारा की दिशा में बहते हैं, ऋण आवेश धारा की विपरीत दिशा में बहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन सदैव धारा प्रवाह के विपरीत बहते हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव क्या होता है, धारा प्रवाह के विपरीत बहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप धनावेश तो भूल जाओ, बोले एक बार के लिए, एक बार के धनावेश तो भूल जाओ, अपन यहाँ बात अपने किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन यदि इस साइड बह रहा है तो भाई विद्युत क्षेत्र इस साइड है,
विद्युत क्षेत्र इस साइड है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उस पर बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या बहेगा, इस साइड बहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस साइड बहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड बह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा क्या होगी, इस साइड होगी, धारा की दिशा इस साइड होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और धारा एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, ये माना जाता है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बहाव जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो इस साइड है, जब ये धारा का प्रवाह है वो इस साइड है, धारा का प्रवाह इस साइड है। ठीक है, तो धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा एक दूसरे के उल्टा होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र इस साइड है तो यहाँ पर कोई ऋण आवेश रखे हुए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, उल्टा लगेगा, और धारा की दिशा इस साइड, धनावेश के जो बल है उसकी दिशा को धारा की दिशा माना जाता है, तो धारा हमेशा आपके इस साइड होगी, धारा हमेशा आपके इस साइड होगी। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं चीज ये कैसे होती है। ठीक है, कि किसी तार में, कोई तार में चाहिए, चलो तो ये है ना, अगर आपके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेंगे, इलेक्ट्रॉन किस साइड बहेंगे, इस साइड बहेंगे। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनके किसी किसी तार में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस साइड बहेंगे, तो धारा, विद्युत धारा आई बराबर विद्युत धारा, ये क्या बहेगी, इस साइड बहेगी, आई बराबर विद्युत धारा, धारा का प्रभाव, तो ये हमेशा इस तरीके से होता। ठीक है, तो ऋण आवेश हमेशा धारा की दिशा के विपरीत में होते हैं, तो ऋण आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में बहते हैं, इलेक्ट्रॉन सदैव धारा के विपरीत दिशा में बहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन सदैव धारा प्रवाह के विपरीत बहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा इस साइड बहेगी और ये इस साइड बहेगी, इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो इस प्रकार से ये चीजें होने वाली। आप बल्ब वगैरह कुछ भी आप लगाओगे तो बल्ब जलेगा, तो बल्ब में क्या होगा, धारा बहेगी, तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टे बहने वाले, इलेक्ट्रॉन उल्टे बहने वाले। जैसे कि यहाँ कोई बल्ब लगा लो, यहाँ कोई बल्ब लगा लिया, चलो ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब लगा लिया, ठीक है, या मान लो कुछ भी अपने बैटरी लगा दी, तो क्या होगा, आपकी धारा यदि इस साइड बह रही है ना, धारा पूरी ऐसे घूम रही है इस तार में से, बल्ब में से, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो कैसे घूम रहे हैं, उल्टे घूम रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन उल्टे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उल्टे घूम रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड घूम रहे हैं, धारा इस साइड घूम रही है, तो इलेक्ट्रॉन उल्टे घूम रहे हैं ऐसे। ठीक है, विपरीत दिशा बन रही है, क्या बन रही है, विपरीत दिशा। समझ गए? तो विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत बहते हैं। समझ गए? क्लियर? ठीक है, और यदि कोई धनावेश बह रहा होता, मान लो, क्योंकि यहाँ पर धनावेश की बात नहीं करेंगे, यहाँ अपने बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है, लेकिन अगर धनावेश बह रहा है तो जिस दिशा में धनावेश बहता है उस दिशा को धारा की दिशा माना जाता है, लेकिन ऋणावेश बहता है तो ऋणावेश की विपरीत दिशा धारा की दिशा होती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।